बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचएस कोड और मेरी इंपोर्ट की स्टोरी। लास्ट वीडियो जो इंपोर्ट के ऊपर थी उसमें एचएस कोड के मतलब बताया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपनी स्टोरी सुना दूं, क्योंकि मेरी जो इंपोर्ट है, मैंने जो पर्सनल इंपोर्ट का काम स्टार्ट किया जो बिज़नेस, तो उसका इनिशिएटिव एचएस कोड ही थे। तो एचएस कोड की वजह से मुझे ये आइडिया आया कि ये इंपोर्ट मुझे करनी चाहिए। क्यों और कैसे आया ये मैं आपको सुना देता हूँ। मैं एक कमर्शियल कंपनी में काम कर रहा था एज ए हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर बहुत सारी इंपोर्ट होती थी। चूँकि कमर्शियल कंपनी थी तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को वो इंपोर्ट करते थे, केमिकल्स वगैरह, और डिफरेंट इंडस्ट्री को सप्लाई हो जाती थी। कंटेनर के कंटेनर एज इट इज़ सप्लाई हो जाते थे, या फिर जो स्मॉल क्वांटिटी या 1 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन, 5 मीट्रिक टन, इस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्री को सप्लाई हो जाते थे। अब वो तो करोड़ों रुपए का बिजनेस था और मेरे लिए तो सोचना भी नामुमकिन था कि मैं इस तरह का बिजनेस कर सकता हूँ। यानी इंपोर्ट करना तो सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक ह्यूज हैवी फंड्स उसके ऊपर यूज़ होते थे। तो इस तरह से मार्केट में जो भी लोग इंपोर्ट में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती कि यार इतनी कॉस्टली चीज़ें और इतना बल्क में जो कंटेनर्स आते हैं तो हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए भी जो एक 25, 30, 40 हज़ार की सैलरी वाला बंदा, वो सोच ही नहीं सकता था कि वो लाखों की इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन हुआ यूँ कि चूँकि मैं सारी इंपोर्ट को देख रहा था और जो भी नई नई कमर्शियल कंपनी थी तो बहुत सारी नई चीज़ें भी आती थी। मतलब लाजमी नहीं था कि एक रूटीन के केमिकल ही आते रहे। हर वो केमिकल या केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि केमिकल के अलावा भी जो भी प्रॉफिटेबल लगता था कंपनी को, जिसके कस्टमर उनको मिल जाते थे, और या एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको नई डिमांड दे देते थे कि भाई हमें ये प्लांट मशीनरी भी चाहिए, तो आप देख लो कि अगर आप कर सकते हो, तो हम उसके ऊपर सोर्सिंग शुरू कर देते थे। प्राइसेस कलेक्ट करनी, उसकी स्पेसिफिकेशन, ऐसे डिफरेंट केमिकल के लिए रेट्स वगैरह और उनकी स्पेसिफिकेशन और उनके सैंपल फिर आगे भिजवाना, चेक करना, ये सारा प्रोसेस चलता रहता था। और इंपोर्ट होती रहती थी, आगे सप्लाई होती रहती थी। अब वहाँ पर 2 एचएस कोड के मैनुअल पड़े होते थे ऑफिस में, बड़ी मोटी मोटी बुक। ये नजीबुल्ला सन्स एक कंपनी है यहाँ पे मार रोड लाहौर में, रीगल सिनेमा के साथ एक गली है, उसे आई थिंक सफ़ा वाला बाज़ार कहते हैं। तो वहाँ पर एक कंपनी है और ये पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, जो कि टैक्स के लिए और लॉ के ऊपर बुक्स प्रिंट करती है। इस कंपनी का लिंक भी मैं आपको नीचे दे देता हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी टैक्स रिलेटेड बुक्स हैं वो इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन में बड़ा इजाफा होगा और हो सकता है आपके इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाएं। तो बहरहाल वो जो एचएस कोड के मैनुअल पढ़े थे, तो जब भी हमारे पास कोई नई चीज़ आती थी कि जी आप इसको सोर्स करना है, इसके मतलब आप इंपोर्ट करने का इरादा है, तो उसके लिए सबसे पहले एचएस कोड उसका चेक किया जाता था कि ये किस एचएस कोड में आती है, फिर उसके ऊपर ड्यूटी कितनी है और दूसरे टैक्सेस कितने हैं। तो उसकी जब पैरेलल दोनों चीज़ें चलती थी, एक तो हम सोर्सिंग करते थे और प्राइसेस वगैरह कलेक्ट करते थे फॉरेन बायर से, दूसरा उसको एचएस कोड बुक में उसका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो देखते थे कि इस आइटम का जो एचएस कोड है उसके ऊपर ड्यूटी कितनी है और दूसरे टैक्सेस कितनी है, और वो जो फॉरेन सप्लायर है जिसने शिपमेंट देनी है, जो अपनी चीज़ें सेल कर रहा है, तो उसका रेट क्या है, और जो उस एचएस कोड के हिसाब से ड्यूटीज़ बनती है वो कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया रेट है और उसके ऊपर 25% ड्यूटी है, तो इसका मतलब कि 100 जमा 25 और फिर उसके ऊपर सेल टैक्स, फिर इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस, अगर कोई रेगुलेटरी ड्यूटी या कोई इजाफी ड्यूटी है, तो वो सारी कैलकुलेट करते हुए इस तरह से आपको समझ आती थी कि 165 रुपये पर किलो ये पड़ेगा। तो अब वो जो फाइनल रेट निकलता था उसको हम देखते थे कि मार्केट में क्या ये रेट वर्केबल है, हमसे जिसने ख़रीदना है उसका इंटरेस्ट इस रेट के अंदर ठीक है, वो ले लेगा इस रेट के ऊपर। तो अगर वो इस तरह से जब कॉस्ट कैलकुलेशन होती थी तो उसका बेस एचएस कोड ही होता था, क्योंकि जो आपको बाहर से दूसरे मुल्क से जहाँ से आपने मंगवानी है वो चीज़, वहाँ से जो रेट मिलेगा उस रेट के ऊपर लोकल ड्यूटीज़ कितनी आएंगी, खर्चे कितने आएंगे, वो असल चीज़ है। वहाँ से तो उस एक सिंगल पेपर आ गया कि जी ये इनवॉइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्म है आप, और उसके ऊपर यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, एफसीएल की क्वांटिटी या जो भी आपने क्वांटिटी लेनी है,
हाफ FCL लेना है, फुल FCL लेना है, यानी पूरा कंटेनर या शॉर्ट शिपमेंट लेनी है, कोई छोटी कंसाइनमेंट है, तो वो जो भी है वो तो आपको एक फ़ाइनल प्राइस परफॉर्मिंग के ऊपर मिलेगी कि इसकी इतनी प्राइस बनेगी। लेकिन उसके ऊपर जो लोकल एक्सपेंस आएंगे कि कराची में वो कंसाइनमेंट आ गई सी पोर्ट के ऊपर, वहाँ पे सी पोर्ट पे क्या आएगा, ड्यूटीज़ क्या आएंगी, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या आएंगे, फिर वहाँ से कंटेनर लाहौर तक अगर आना है या जो भी आपकी डेस्टिनेशन सिटी है कराची से वहाँ तक क्या ख़र्चा पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो ये सारे, और फिर बैंक चार्जेस, फिर कस्टम क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस वगैरह, तो ये सारे अखराजात को जब हम कैलकुलेट करते थे तो एक फ़ाइनल प्राइस निकलती थी कि ये 165 रुपीज़ पर किलो। तो वो जो फाइनल प्राइस है उसमें फिर कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करती थी, से वो 25% प्रॉफिट ऐड करके उनको एक रेट बता देती थी कि ये 200 रुपये पर किलो हम आपको देंगे। तो अब अगर वो जिन्होंने हमसे लेना है वो बायर मान जाता है कि ठीक है ये 200 रुपये वर्केबल है, आप मंगवा लें, मैं ले लेता हूँ, तो अब ये इंपोर्ट शुरू हो जाती थी। तो जो इंपोर्ट का जो बेसिक जो स्टार्ट पॉइंट था वो HS कोड थे। तो अब जब मैं ये सारी वर्किंग कर रहा था HS कोड, तो वो बुक मुझे हर रोज़ मेरा उसके साथ वास्ता पड़ता था, काफ़ी टाइम मैं उसके ऊपर गुजारता था, डिफरेंट कोड देखता था, उनकी डिस्क्रिप्शन देखता था, तो मेरे लिए वो बड़ा नॉलेजफुल था और इंटरेस्टिंग भी था। तो अब वो जो बुक थी उसके ऊपर, जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने लिंक में दी थी HS कोड की बुक, उसको देखा हो तो उसके ऊपर उसका कोड लिखा होता है, आगे डिस्क्रिप्शन होती है, और तीसरे कॉलम में उसकी कस्टम ड्यूटी लिखी हुई है। अब वो जो तीसरे कॉलम में कस्टम ड्यूटी है वो वेरी करती है, आइटम टू आइटम वेरी करती है, मतलब किसी पे 35% है, 25% है, 30% है, 5% है, और किसी पे 0 भी है। तो उस वक्त जब मैंने इंपोर्ट शुरू की तो मैं जब उस बुक को देखता था तो मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ें देखूं जिनके ऊपर 0 ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी ना पे करनी पड़े, सिर्फ वो प्राइस पे करनी पड़े जो कि फॉरेन सप्लायर की प्राइस है। तो अब जब मैंने उस सारी बुक को खंगाला तो मुझे बहुत सारे HS कोड ऐसे मिले जिनके ऊपर 0 ड्यूटी थी। अब मैंने उन सब को अलहदा कर लिया कि ये सारे HS कोड, इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं आते, तो ये तो 0 है, तो इसका मतलब कि सिर्फ वो पे करना है जो फॉरेन सप्लायर को जाएगा। तो अब उन HS कोड की सारी आइटम को फिर मैंने देखा कि जो 0 ड्यूटी वाली हैं, जिसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, वो आइटम क्या है। तो उनमें से बहुत सारी आइटम ऐसी थी जो यूज़लेस थी, जो मैं कमर्शियली कहीं आगे सेल ही नहीं कर सकता था। तो अब मैंने उन आइटम को अलहदा शुरू कर दिया कि ये आइटम नहीं चल सकती, ये आइटम भी नहीं चल सकती, ये भी नहीं चल सकती। तो ऐसे फिर मुझे कुछ और शॉर्ट लिस्ट होते हुए कुछ चंद आइटम रह गई जो कि वर्केबल थी कि हाँ, अगर इन आइटम को इंपोर्ट किया जाए तो इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी और ये मार्केट में सेल भी हो जाएंगी। तो अब वो जो आइटम फाइनली मैंने सेलेक्ट की, उनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट आइटम थी वो थी यूज्ड क्लॉथ, यानी लंडे के कपड़े। अब लंडे के कपड़े अभी मुझे नहीं पता, मुझे HS कोड देखना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त जब मैंने इंपोर्ट शुरू की तो इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होती थी, ये 0 ड्यूटी, मतलब बगैर ड्यूटी के आप इंपोर्ट कर सकते थे। और उनके अंदर मैंने फिर सिलेक्ट किया एक उधेड़ने वाली जर्सी इंपोर्ट होती थी लंडे में, जिसकी ऊन को आप, जिसको उधेड़ के आप ऊन को अलहदा कर लेते हैं। ये नॉर्मली घरों में लोग लंडे की जर्सियाँ लाते हैं, उसकी ऊन अलहदा करते हैं, उधेड़ते हैं मतलब, और उसके बाद उससे कोई कंबल बना लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, दरी कंबल वगैरह। तो ये बड़ी हॉट सेल आइटम है, मतलब बाकी तो यूज क्लॉथ जो है वो लोग पहनने के लिए ले जाएंगे, जूते पहनने के लिए ले जाएंगे, कोई पैंट है, कोट है, कोई चीज़, लेकिन जो जर्सी होती है और वो भी वो जो ऊन की जर्सी है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और वो कंबल, ब्लैंकेट, दरियाँ बनाने के काम आती है। तो ये हॉट सेल आइटम है, तो ये मैंने सेलेक्ट की और मैंने फर्स्ट इंपोर्ट जब की तो इसकी की, तो मेरी एक नॉमिनल सी अमाउंट खर्च हुई, मे बी उस वक्त 1-1.5 लाख रुपए का कंटेनर इंपोर्ट हो गया था। तो अब वो बिक भी बड़ा हाथों हाथ गया और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, प्रॉफिट भी कुछ बेहतर आ गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक सक्सेसफुली, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस उससे पीछे काफ़ी था इंपोर्ट करने का, तो वहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इंपोर्ट तक सही हो गया। सेल इसलिए हो गया कि वो आइटम बड़ी डिज़ायरेबल थी मार्केट में और मुझे एक नॉमिनल प्रॉफिट, यानी मेरे लिए जो वही बेहतर प्रॉफिट था, तो वो मिल गया। तो मैं बड़ा खुश था कि एक इंपोर्ट सक्सेसफुली प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी आइटम देखी जाए जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, इससे बेहतर हो। अब
ये इसको छोड़ने का मकसद ये था कि ये एक गंदा सा काम था। मतलब मैं एक जेंटलमैन, नीट क्लीन और इस तरह का बंदा था, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं किसी लंडे वाले लोगों से जाके मिलूं, उनकी जो शॉप है या कोई खोखा है या कोई इस तरह से उनसे जाके बैठूं, डील करूं। तो अब स्टार्ट में ये होता है कि बंदे को हर काम खुद ही करना पड़ता है, वही मालिक है, वही बिजनेसमैन है, वही मुलाजिम है, वो सब कुछ कर रहा है। तो अब उनसे जाके मिलना, किचकिच करना और उनसे, मतलब वो मेरी मेंटेलिटी के लोग नहीं थे। तो मुझे नहीं लगा कि मैं इसको अगर कंटिन्यू करता हूँ तो मैं इस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर सकूँ, या मैं इन लोगों के साथ मिलके अगर सक्सेसफुल इंपोर्ट जारी भी रखूँगा तो मैं तो फिर ऐसे ही बन जाऊँगा जैसे ये है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसे आइटम सेलेक्ट करने चाहिए जो कि ज़्यादा बेहतर हों, जो जिनमें बंदा ग्रो करे तो लगे कि वो वाकई बिजनेस कर रहा है, ये ना लगे कि ये क्या, किस तरह का बंदा है, क्या कर रहा है। मतलब ये कोई, मैं समझ रहा था कि मेरी शान के ख़िलाफ़ है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ फैंसी क्रॉकरी इंपोर्ट की, उसके ऊपर भी पहले मैंने ड्यूटी चेक की, फिर मार्केट सोर्स की, लेकिन फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि जो रिटेल मार्केट है वो गंदी मार्केट है। मतलब जब शॉप टू शॉप आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है और हर बंदे की डिफरेंट नेचर होती है, और मार्केट की प्राइसेस इतनी गंदी हैं रिटेलर की कि आप तौबा करते हैं। तो वो जो प्रॉफिट होता है वो वहीं पे फंस जाता है कहीं पे। जब आप 50 लोगों को छोटी छोटी कंसाइनमेंट सप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट वहीं पे गायब हो जाता है। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसी आइटम सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में आती हो। मतलब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, बड़े कंज्यूमर होते हैं, मतलब बड़ी पार्टियाँ होती हैं, पेमेंट सिक्योर होती है, आपकी पेमेंट डिले हो सकती है लेकिन मार नहीं सकती। मतलब किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को जब आप सप्लाई करते हैं तो आपकी पेमेंट सिक्योर होती है। लेकिन जो रिटेल मार्केट है, दुकानदार वगैरह, वहाँ पे पेमेंट का कोई पता नहीं है कि वो किस वक्त दुकान छोड़ के भाग जाए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये जनरल टाइप की आइटम नहीं करनी चाहिए, मुझे एक ऐसी आइटम सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि इंडस्ट्री को मैं सप्लाई कर सकूँ ताकि पेमेंट सिक्योर हो, बेशक प्रॉफिट थोड़ा कम आ जाए। उसके बाद मैंने फिर कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल मेरे जहन में आया, और वो भी मैंने एचएस कोड में, मैं हमेशा एचएस कोड के ऊपर फोकस करता था कि ड्यूटीज़ कितनी है, ताकि चूँकि मेरी इन्वेस्टमेंट कम थी और मैं चाहता था कि बस उन्हीं कम पैसों के अंदर अंदर मैं कुछ बेहतर प्रोडक्ट लेके मार्केट में सेल कर दूं और उससे प्रॉफिट आए, फिर आगे वो इन्वेस्ट होता जाए और चलता जाए। तो मैंने इंडस्ट्रियल केमिकल, जो क्लीनिंग केमिकल थे, जो अभी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो काफ़ी ग्रो कर चुका है, तो वो इंपोर्ट करने शुरू किए। अब ये जो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल थे उनमें डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइज़र, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉशिंग के लिए हैंड सैनिटाइज़र, ऐसे हॉस्पिटल के लिए डिफरेंट क्लीनिंग की कैटेगरी है, होटल रेस्टोरेंट के लिए सेपरेट है, फूड इंडस्ट्री के लिए सेपरेट क्लीनिंग केमिकल है, और पोल्ट्री है, डेयरी है। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्टर है जहाँ पे क्लीनिंग केमिकल की डिफरेंट कैटेगरीज उस इंडस्ट्री के हिसाब से यूज़ होती हैं। तो लॉजदार प्रोडक्ट है, कुछ 300 के करीब डिफरेंट क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कमर्शियल बिल्डिंग। तो इस तरह से मैंने अपनी पर्सनल इंपोर्ट शुरू कर दी, साथ में जॉब भी किया जा रहा था और इंपोर्ट भी कर रहा था। और ये कोई 10 साल पहले की बात है। मेरा मतलब इंपोर्ट का जो बिज़नेस है वो पिछले 10 साल से शुरू है, जिसके साथ मैंने 5 साल जॉब की और 5 साल बिज़नेस भी जारी रखा। फिर मैंने जॉब छोड़ दी और पिछले 5 साल से मैं फुली अपने बिज़नेस को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन स्टार्ट में ये था कि छोटी कंसाइनमेंट मैं इंपोर्ट करता था, उसमें 2-3 लाख से 5 लाख मैक्सिमम, बस इतनी अमाउंट जो कि मेरे पास फंड्स अवेलेबल थे। तो वो जो मैंने इंपोर्ट भी की और जॉब भी की, तो जो जॉब थी वो मेरे जो लिविंग एक्सपेंस थे, जो फिक्स घर का खर्चा, ये वो सब चल रहा था उससे, और जो इंपोर्ट से जो प्रॉफिट होता था वो मैं उसमें री इन्वेस्ट करता रहता। तो इस तरह से जो 5 साल में वो री इन्वेस्ट होते होते आगे बढ़ती गई, प्रॉफिट भी उसी में चलता गया, तो वो काफ़ी बढ़ गया। तो 5 साल बाद मैंने फिर जॉब को छोड़ा और फुली अपने बिज़नेस को लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया। तो वो जो स्टार्ट में इवन के छोटी कंसाइनमेंट में ऐसी भी होती थी जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार तक की होती थी। मसलन कुछ मेरे यूनिवर्सिटीज़ में रिलेशन थे, एक
वेटरनरी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कुछ रिसर्च में पीएचडी एमफिल के लोग जो हैं वो रिसर्च केमिकल उनको यूज़ करने पड़ते थे। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते थे जो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे, या अवेलेबल होते थे तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो मैं उनको एक एक बोतल इंपोर्ट कर देता था। जैसे कोई 3-4 डिफरेंट केमिकल हैं तो हर केमिकल की उनको 100-100 ग्राम या 500 ग्राम की एक बोतल चाहिए, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको सोर्स करता था। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर बैठे हैं जिनके पास हर किस्म की प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। मतलब अगर कोई केमिकल रिलेटेड सप्लायर है तो उसके पास हर कंपनी के केमिकल अवेलेबल होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं। मतलब एक तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है, एक कुछ ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में बैठे हैं जिनसे वही सेम प्रोडक्ट उन्हीं की मिल जाती है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल सिग्मा एल्ड्रिच का एक डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में बैठा है, सिग्मा एल्ड्रिच एक लैब केमिकल की बड़ी कंपनी है, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही सप्लाई देगी। तो अब अगर यूनिवर्सिटी को कुछ केमिकल चाहिए जो सिग्मा एल्ड्रिच की हैं, तो वो सिग्मा एल्ड्रिच का डिस्ट्रीब्यूटर ही सप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो उसको बाईपास करते हुए हम उस डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेते, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर बैठे होते हैं, जैसे दुबई में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में बड़े ट्रेडर होते हैं जिनके पास हर कंपनी के केमिकल अवेलेबल होते हैं। तो उनसे आप कोई भी 1 बोतल 2 बोतल जितनी भी क्वांटिटी आपकी रिक्वायर्ड है वो आप उनसे शिप करवा सकते हैं। तो वो एक एक बोतल भी इवन शिप कर देते हैं। तो वो फेडेक्स से, DHL से, या GPO की जो इंटरनेशनल पोस्ट है उसके थ्रू पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप 10-20 हज़ार की आइटम भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो सप्लायर है उसको उसकी पेमेंट TT के थ्रू जो या बैंक से या किसी मनी एक्सचेंजर से फॉरवर्ड कर दें, और इनवॉइस के ऊपर उसे कहें कि भाई इसको सैंपल डिक्लेयर कर दो। यानी इनवॉइस के ऊपर वो वैल्यू डिक्लेयर ना करे, उसके ऊपर वो लिख दे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल है, नो कमर्शियल वैल्यू सैंपल। और ये कॉमन प्रैक्टिस है, जो भी सप्लायर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं उनको वो इसको फॉलो करते हैं, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आप उसको फुल पेमेंट एडवांस कर देते हैं और अपना ऑर्डर नोट करवा देते हैं और कहते हैं कि इनवॉइस के अंदर नो कमर्शियल वैल्यू सैंपल डिक्लेयर कर दे, तो वो इनवॉइस जब कस्टम में आती है, अब कस्टमर देख रहे हैं कि ये सैंपल है और एक ही बोतल है, तो वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, वो उसके ऊपर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करते। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। वही प्रोडक्ट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो वो डबल प्राइस में मिलेगी, जबकि अगर आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे तो वो हाफ या उससे कोई 30-40% कम प्राइस पे मिल जाती है। तो इस तरह के टैक्स जो है ना, ये जो लोग इंपोर्ट में गो थ्रू होते हैं, जिनका कुछ एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं, तो उनको ये सारे टैक्स पता होते हैं, उनको समझ होती है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप की इंपोर्ट में स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ केमिकल एक एक 2-2 बोतलें इंपोर्ट करना शुरू कर दी। जैसे कि एक बोतल 20-25 हज़ार की कॉस्ट करती है, लोकल मार्केट में 40 हज़ार के। ये यूनिक किस्म के रिसर्च केमिकल होते हैं, जैसे कल्चर मीडिया आता है, लैब केमिकल आते हैं, और ये जो PhD और इस तरह के स्कॉलर्स होते हैं उनके यूज़ में होते हैं। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें, जैसे मेरा एक रिलेटिव USA में बैठा है, तो आपको अगर USA से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई आइटम चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट मार्केट से ख़रीदेगा और उसको पैक करेगा और फेडेक्स से डिस्पैच कर देगा। अब वो उसके ऊपर वही प्रैक्टिस के वो सैंपल डिक्लेयर करेगा, वो या तो रिलीज़ हो जाएगा या पॉसिबल है कस्टम वाले उसको डिटेन कर लें कि नहीं भी ये तो कुछ वैल्यू है इसकी, ये आप मैसे नहीं जाने देंगे, तो फिर वो कुछ उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो ऐसे ही निकल जाए, या ड्यूटी भी देनी पड़े तो वो इतना कोई नॉमिनल सी होती है। मतलब ये हो जाता है, मार्केट में ये प्रैक्टिसेस भी चलती हैं। तो आप कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट से छोटी आइटम 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास लोकल मार्केट में कोई बायर होना चाहिए। जब आपके पास बायर होगा जिसको भी वो आइटम की ज़रूरत होगी, तो वो आपसे ख़रीदने का जो वादा कर लेता है कि मैं ख़रीद लूँगा तो आप मंगवाएं, या ये कुछ एडवांस ले लें और मंगवा दें, तो फिर ही आप इस तरह की प्रैक्टिस करें। और इस तरह की ये सब रिलेशन पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी पब्लिक रिलेशनिंग हुई, लोगों से फ्रेंडशिप होगी, मिलना जुलना होगा, तो उतनी ही आपकी इस तरह की एक्टिविटी जो है बढ़ती जाती है। और बिज़नेस तो ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट्स पे चलता है, जितने आपके ज़्यादा
रिलेशन होगे लोगों से, उतनी आपके पास ज़्यादा इंक्वायरीज आएंगी। जब लोगों को पता चलता है कि आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा यार ये तो आप तो बिल्कुल, अगर आप प्रॉफिट मुझे कुछ सेविंग दे सकते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मंगवा दें, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में आपको बहुत सारी मिलेंगी जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ उन लोगों के लिए जो कि कमर्शियली कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो न्यू कमर है मार्केट में, जो मार्केट में आने के बाद अपनी कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो एक आसान काम है, उनके पास तो ऑलरेडी सारी हिस्ट्री इंपोर्ट की अवेलेबल होती है, उनको एचएस कोड की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती हैं वो पहले से पीछे से चलती आ रही होती हैं। तो वो पिछली फ़ाइल खोलें, उसी को स्टडी करें और आगे उसी को फॉलो करते हुए फ़ाइल को तो नई इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कमर्शियल इंपोर्ट करना चाहते हैं यानी अपनी इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एचएस कोड की बड़ी अहमियत है। उनको चाहिए कि वो इसको डिटेल से स्टडी करें। एचएस कोड के मतलब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा, जिससे आपको जो अपनी इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो सकता हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।